हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है कंप्लीट स्टडी मटेरियल विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन सिंपल वर्ड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखी किन किन टॉपिक्स को कवर किया था। फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के सिंबल्स। तो आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, अमीटर एंड वोल्ट मीटर। दो ऐसी डिवाइस होती हैं जिनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। तो आज हम उन्हीं के डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं। कुछ डिफरेंसेस है दोनों में, तो वो देखते हैं हम। देखिए, सबसे पहले है हमारा अमीटर एंड सेकेंड इज वोल्ट मीटर। देखिए, अमीटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी डिवाइस विच कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट, और इसका क्या था, इट मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। सेकंड हमारा क्या डिफरेंस हो सकता है, देखिए, जो अमीटर होता है वो हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, इट कनेक्ट इन सीरीज। और ये कैसे कनेक्ट होता है, देखिए, इट कनेक्ट इन पैरेलल। अब देखिए कैसे सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं और कैसे पैरेलल में। तो हम एक डायग्राम बना के देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको सिंबल याद दिला दूँ। थर्ड डिफरेंस हमारा इनका सिंबल भी हो सकता है। देखिए क्या था हमारा अमीटर का सिंबल, एक सर्किल, उसके अंदर ए एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। और ऐसे ही आपका वोल्ट मीटर था, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये वी। अगर इस सर्किल में आप ए लिख दो तो अमीटर और वी लिख दो तो वोल्ट मीटर। ठीक, अब देखिए इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है, सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में कैसे कनेक्ट होते हैं। तो देखिए इसी को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे हमारा ये कोई भी हमने बल्ब लगा दिया एक कंपोनेंट की जगह, ये हमारी बैटरी हो गई, ये हमारी की हो गई। अब इसी सर्किट में अगर आपको अमीटर कनेक्ट करना है तो आप कैसे कनेक्ट करोगे, ये तो हमने पढ़ लिया, सीरीज में होता है। अब देखिए ये जो पूरा का पूरा सर्किट है, इसमें जो ये वायर है ये सीक्वेंस में चल रहा है, एक कंप्लीट ये सीरीज में जुड़े हुए हैं तीनों हमारे जो कंपोनेंट हैं। तो इसको भी हम कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, सीरीज में ही जुड़ेगा वो। अब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप जोड़ सकते हैं। तो ये हम जोड़ दें। अब बात करें इसके टर्मिनल्स की, तो देखिए जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी के साथ अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ता है और नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो यानी इस साइड पॉजिटिव आएगा, इस साइड नेगेटिव आएगा। ये हो गया इसका कनेक्शन सीरीज में। अब पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, सेम यही आप सर्किट ले लीजिए एक, अब ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। किसके पैरेलल में, कोई भी आपने कंपोनेंट लगाया हो या फिर आपका कोई रेजिस्टेंस लगा हो, उसके पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो देखिए आप पैरेलल में यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ये इसके पैरेलल में कनेक्ट हो गया। टर्मिनल की वही सेम है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और इसका नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब ये अमीटर और वोल्ट मीटर प्रैक्टिकली हमारे लैब्स के अंदर कैसे होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, या वो कैसा डिवाइस होती है जो मेज़र करती है एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जो आप अमीटर और वोल्ट मीटर है उनके सिंबल्स, सिंबल नहीं कह सकते हम, इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली जो लैब में यूज़ होते हैं, तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। अब आती है बात इनके फोर्थ डिफरेंस की। फोर्थ डिफरेंस क्या है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
जो आपका अमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक में आप अच्छे से पढ़ लोगे। अभी मैं जस्ट आपको इतना बता देती हूँ कि रेजिस्टेंस जो होता है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस रजिस्ट करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक करंट को, यानी सर्किट में करंट को फ्लो होने से रोकता है। अभी सिर्फ इतना है, फिर हम आगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत लो होता है, किसका, अमीटर का। जस्ट अपोजिट इट हैज हाई रेजिस्टेंस। अमीटर जो है अगर वो आइडियल अमीटर हो जाए, आइडियल यानी बिल्कुल परफेक्ट, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके की मिस्टेक की गुंजाइश ना हो, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल अमीटर, तो वो कितना होगा। देखिए इसका लो होता है। अब सबसे लोएस्ट वैल्यू जो होगी वो आइडियल की होगी, सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है 0, तो क्या हो जाएगा, आइडियल रेजिस्टेंस हैज़, आइडियल अमीटर हैज़ 0 रेजिस्टेंस। ऐसे अगर हम आइडियल वोल्टमीटर की बात करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी। तो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इन्फिनिटी, जब कौन सा वोल्टमीटर हो, आइडियल वोल्टमीटर। तो इसमें हो जाएगा आइडियल वोल्टमीटर हैज़ इन्फिनिटी रेजिस्टेंस। तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं। इसमें इस पे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और सर्किट में कैसे कनेक्ट होते हैं ये आप देख लीजिए। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पे कंफर्म क्वेश्चन आता है, चाहे इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल आ जाए या फिर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। कोई न्यूमेरिकल आ सकता है इस टॉपिक पे या फिर थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए ओम्स लॉ दिया किसने था, ऑब्वियस है, नाम में ओम आ रहा है तो साइंटिस्ट के नाम में भी ओम होगा। तो साइंटिस्ट थे कहाँ के, जर्मनी के थे, फिजिसिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, इन्होंने दिया था ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ के स्टेटमेंट पे जाने से पहले हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 कंटेनर है, कंटेनर समझ लीजिए, या केमिस्ट्री लैब में जैसे बीकर होते हैं ना, वो बीकर समझ लीजिए, ये ए ये बी, और हमने क्या करा, दोनों को बीच में एक पाइप से अटैच कर दिया है आपस में। दोनों में आपने वाटर फिल करा है, इसमें इस लेवल तक वाटर फिल है मान लीजिए, और इसमें वाटर का लेवल ये है। और दूसरी कंडीशन में आपने क्या करा, सेम बीकर है आपके पास, सेम वही आपने कनेक्शन बनाना है दोनों के बीच में उससे पाइप से, और इसका लेवल वही आपका, बट इस लेवल को आपने बहुत डाउन कर दिया। ओके, ये ए और ये बी। अब ये सिचुएशन नंबर 1 है और ये आपकी सिचुएशन नंबर 2 है। अब आप मुझे ज़रा ये बताइए कि कौन सी सिचुएशन में, सिचुएशन फर्स्ट में या सेकंड में, जो ट्रांजिशन होगा वाटर का एक से दूसरे में यानी ए से बी में जाएगा, वो किस में ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली सेकंड में। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो लेवल का डिफरेंस है वो बहुत कम है, जबकि इनके बीच अगर हम बात करें तो देखिए लेवल का डिफरेंस बहुत ज़्यादा, ये हाई लेवल पे, ये बहुत लो लेवल पे, और वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में फ्लो करेगा। तो इसमें तो कब तक आएगा, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। थोड़ा सा वाटर है वो सिर्फ ट्रांसफ़र होगा यहाँ से वहाँ, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाटर ट्रांसफ़र होगा, दोनों जब तक इक्वल लेवल में ना आ जाए। तो इससे क्या समझ में आया कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा
उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ वाटर होगा, जैसे कि इसमें हो रहा है। यही चीज़ लगती है हमारे ओम्स लॉ में। अगर किसी सर्किट में इसको अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, मान लीजिए किसी सर्किट से, किसी सर्किट के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, दोनों के बीच में हम जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगी, वहाँ से फ्लो होने वाली करंट होगी। जितना ज़्यादा दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस उतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ करंट। यही कहता है हमारा ओम्स लॉ। क्या कहता है देखिए, अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं हम। क्या कहता है देखो स्टेटमेंट, it states that in any electric circuit potential difference between 2 points is directly proportional to the current flowing through that circuit। देखिए समझिए, किसी भी सर्किट के अंदर इन एनी सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे अभी हमने सर्किट बनाया कि हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सर्किट से फ्लो होने वाली करंट के। यानी इन दोनों पॉइंट पे अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है और पूरा जो हमारा सर्किट है उसमें से अगर I करंट फ्लो हो रही है तो V प्रोपोर्शनल I होगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट उतनी ज़्यादा होगी, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी कम करंट होगी। यही कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा देखिए, V प्रोपोर्शनल I। अब जब भी प्रोपोर्शनल का साइन आता है उसे रिमूव करना है, उसकी जगह इक्वल का साइन लाते हैं हम। ये हम ले आए इक्वल, और देखिए जो इक्वल है वो कभी अकेला नहीं आता, अपने पार्टनर को साथ में लाता है। तो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हमारा आएगा तो वो क्या आएगा, R। इक्वल का पार्टनर एक कांस्टेंट होता है R, और साथ में ये आपका I है। और जो भी ये कांस्टेंट आता है इसे क्या बोला जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। यहाँ पे इसे स्पेशल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है देखिए उसे, रेजिस्टेंस। क्या है अब ये रेजिस्टेंस, जस्ट हम नेक्स्ट टॉपिक की रेजिस्टेंस लेंगे, बट इससे पहले मैं इसे आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, ओम्स लॉ का। y एक्सिस पे हमारा V, x एक्सिस पे हमारा I। अब जब भी कोई 2 क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हमेशा उनके बीच जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, वो वैल्यू पे डिपेंड करती है, बट होगी एक स्ट्रेट लाइन। अब वो जो क्वेश्चन है वो जस्ट ये नहीं आएगा आपके कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए ओम्स लॉ का, ज़रूरी नहीं है वो आपको इजीली बोले। देखिए क्या पूछा जा सकता है, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे ये बोला जा सकता है ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ओम्स लॉ, तो VI कैरेक्टरिस्टिक इसे ही कहा जाएगा।
या फिर कहा जा सकता है VI ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। तो आपसे इन 3 तरीकों से पूछा जा सकता है इस ग्राफ को। आपसे बोला जा सकता है ड्रॉ द VI ग्राफ बिटवीन ओम्स लॉ, ड्रॉ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओम्स लॉ, या फिर ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको बनाना यही ग्राफ है। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेजिस्टेंस। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये तो एक प्रॉपर्टी हो गई, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि हमने इससे पहले भी पढ़ा था अभी जब हमने वोल्ट मीटर और अमीटर की बात करी थी। तो इसे जो रिप्रेजेंट करने वाला कंपोनेंट होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा रजिस्टर। तो पहले हम पढ़ते हैं, देखिए रेजिस्टेंस। इट इज ए प्रॉपर्टी of any conductor which resist the flow of charge। तो किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, उसमें से, उस कंडक्टर में से फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करती है। रजिस्ट मतलब रोकना। तो अगर किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसे रजिस्ट करेगी। फ्लो ऑफ चार्ज को रजिस्ट करेगी मतलब इनडायरेक्टली करंट को रजिस्ट करेगी, तो करंट को रोकती है। तो हम ये कह सकते हैं दैट R प्रोपोर्शनल 1/I, या फिर I प्रोपोर्शनल 1/R। पॉसिबल है। और ये आया कहाँ से? ये आया जस्ट अभी ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से अगर हम R की वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या होगी, V = IR था, R = क्या हो जाएगा, V/I। ये फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का आपके। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम, या फिर इसे आप सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहो तो ये सिंबल होता है। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। रिप्रेजेंटेशन R से होता है, ये फॉर्मूला हो गया, ये यूनिट हो गई। अब इसका सर्किट सिंबल कैसे है, यानी सर्किट में जब आपको कहीं रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है तो आप क्या ड्रॉ करोगे? तो देखिए उसके लिए होता है इस तरीके से, एक जिगजैग शेप में एक स्ट्रक्चर बनती है, दैट इज R यानी रेजिस्टेंस। वायर में इस तरीके से ही कनेक्ट होता है। तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब जो कंपोनेंट इस प्रॉपर्टी को कैरी करता है वो कौन है? वो है रजिस्टर। क्या बोलेंगे रजिस्टर के लिए? रजिस्टर इज ए कंपोनेंट विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है कि अपने अंदर से, सॉरी, कंडक्टर में से फ्लो होने वाली चार्ज को करंट को रजिस्ट करता है, तो वो कौन करता है काम? रजिस्टर। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रजिस्टर, ए कंपोनेंट विच रजिस्ट द करंट या फ्लो ऑफ चार्ज। तो वो होता है हमारा रजिस्टर। अब देखिए रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर हो गया। अब इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है आपकी, क्या चीज़? रियोस्टेट, जो हम पढ़ चुके हैं जब हमने सिंबल्स करे थे। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, अब उसको अच्छे से देख लेते हैं। रियोस्टेट जिसे हमने वेरिएबल रजिस्टर कहा था, क्या होता है? देखिए जैसे रजिस्टर है आपका, जब किसी सर्किट में आप रजिस्टर को कनेक्ट करते हो तो वो क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने 5 ओम का रजिस्टेंस सर्किट के अंदर कलेक्ट किया, तो वो सिर्फ 5 ओम का काम करेगा, लेकिन आपको वेरी करवानी है इसकी वैल्यू। तो उसके लिए आप यूज़ करोगे रियोस्टेट, या फिर इसे बोला जाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या होता है देखो वेरिएबल रेजिस्टेंस? एक कंपोनेंट या एक डिवाइस कह सकते हो आप, विच कंट्रोल द करंट by varying the value of resistance।
एक सर्किट के अंदर अगर हम रियोस्टेट लगाते हैं तो वो क्या करेगा, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करेगा, बार बार चेंज करेगा और इससे करंट को कंट्रोल करेगा। अब इसमें तो हम एक फिक्स वैल्यू लगा सकते थे, 5 ओम मतलब 5 ओम, फिर हमें पूरा का पूरा रेजिस्टेंस हटाना पड़ेगा, दूसरा लगाना पड़ेगा। बट इसमें बिना बार बार रेजिस्टेंस को चेंज करे, सिर्फ एक कंपोनेंट से हम कई सारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ एक ही सर्किट के अंदर लगा सकते हैं बिना उस रेजिस्टेंस को हटाए। दैट इज़ रियोस्टेट, और इसे ही वेरिएबल रेजिस्टेंस कहा जाता है क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी करती है। रियोस्टेट जो है उनकी एक रेंज होती है, जैसे 5 to 10 एम्पियर हो गई मान लो, तो वो क्या ओम हो गया मान लो, तो वो क्या करेगा, 5 से 10 ओम तक का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता रहेगा, तो ये वैल्यू वेरी करेगी। अब इसका सिंबल कैसा होता है जब सर्किट में हम ड्रॉ करेंगे इसे कहीं भी, तो देखिए इस तरीके से होता है इसका सिंबल। ये हमारा आगे पूरा सर्किट बन जाएगा, यहाँ से कनेक्ट होके ये हमारा रियोस्टेट होता है, RH से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, रेजिस्टेंस और उसके ऊपर ये एरो, दिस इज़ वेरिएबल रेजिस्टेंस और ये रियोस्टेट। अब आते हैं हम रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए वो क्या है, वो है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कुछ ऐसे फैक्टर्स जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। तो देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स पे जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट है हमारा लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर यानी कि जिस वायर का रेजिस्टेंस बना है, या ये समझ लीजिए कोई आपने कंडक्टर लिया है। कंडक्टर क्या होता है, कोई भी आपका मेटल का बना हुआ एक वायर, कोई आयरन का ले लिया, कोई एल्यूमिनियम का है, कोई कॉपर का है, तो वो जो वायर हो गया वही वो कंडक्टर हो गया। तो उसकी लेंथ कितनी है, अगर इसकी लेंथ आप L मान लो तो रेजिस्टेंस इन लेंथ पे डिपेंड करेगा। अब वो कैसे करेगा, देखिए R प्रोपोर्शनल L, डायरेक्टली रिलेट करेगा। लेंथ अगर लंबी होगी बहुत ज़्यादा आपके वायर की, रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा। लेंथ कम है, रेजिस्टेंस भी कम होगा। सेकंड किस पे डिपेंड करता है, देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे ये हमारा एक वायर है, अब इसमें एक होता है कि हम उसे ऐसे फ्रंट से देखते हैं तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इसे ऐसे फ्रंट से देखेंगे तो हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा सिर्फ। तो ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ से देखने पर जो ये हमें दिखाई देता है, दिस इज़ द क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इस पार्ट का एरिया लेना है, और हर वायर का ये वाला पार्ट क्या होगा, सर्किल होगा, तो इसका एरिया कितना होगा, πr²। तो यानी यहाँ पे जो एरिया लिया जाएगा वो πr² ही लिया जाएगा। सिलेंड्रिकल शेप मत सोच लेना आपकी ये सिलेंड्रिकल शेप है और पूरे एरिया की बात हो रही है तो इसका आप सिलेंडर के फॉर्मूला लगा दो, सिर्फ इस पार्ट का जो कि सर्किल होगा और सर्किल का होता है πr²। तो वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा जो वायर का, उस पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो इस पे डिपेंड करता है इन्वर्सली, उस एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जितना ज़्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होता जाए। अब देखिए अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा, R प्रोपोर्शनल L/A। फिर से प्रोपोर्शनल का साइन आया, फिर से हटेगा, इक्वल का साइन आएगा, पार्टनर के साथ आएगा कौन, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो देखिए वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कौन होगा आपका, ये होगा। अजीब सा है कुछ, पहले पढ़ा नहीं है, क्या है ये, इसका अगर नाम बात करें तो इसे बोला जाता है रेजिस्टिविटी, और अगर इसका जो ये सिंबल है इसके नाम की बात करें तो इसे रॉ बोला जाता है, RHO। जहाँ पे रहो नहीं बोलेंगे, इसे रॉ बोला जाएगा, H साइलेंट हो जाएगा, रॉ बोला जाएगा सिंपली। तो इसे जो इक्वेशन है इसे बोला जाता है R = ρL/A। यहाँ पे रो आपका रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से हमारा थर्ड फैक्टर हो जाएगा
रजिस्टिविटी। फर्स्ट हो गया हमारा लेंथ ऑफ वायर, सेकंड हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया और थर्ड हो जाएगा हमारा रजिस्टिविटी, जिसे बोला क्या जाता है नेचर ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है मटेरियल्स की, बताएंगे क्या होती है, देखो नेचर ऑफ मटेरियल, या फिर आप क्या कह सकते हो इसकी जगह रजिस्टिविटी। देखिए नेचर कैसे हुआ, हम रजिस्टिविटी को डिफाइन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। रजिस्टिविटी क्या है, इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल which resist the current। अभी हमने जब रेजिस्टेंस की बात पढ़ी थी तो हमने ये बोला था कि एक कंपोनेंट है किसी कंडक्टर का, कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी है ऐसी जो रजिस्ट करती है कंडक्टर की, जो कि लेंथ पे डिपेंड करेगा और उसकी एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन हम रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मटेरियल की, किसी कंडक्टर की नहीं है, पर्टिकुलर मटेरियल की है। यानी अगर आपने कॉपर लिया है तो कॉपर की प्रॉपर्टी है, आयरन ली है आयरन की प्रॉपर्टी है, वो लेंथ पे या एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। फिर चाहे आप कॉपर कितनी लंबी लेंथ का ले लो या कितना ही आप उसकी विड्थ ज़्यादा ले लो, उससे उसकी रजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मटेरियल की फिक्स रजिस्टिविटी है, कॉपर की अगर रजिस्टिविटी कुछ है तो वही रहेगी, चाहे आप कितनी भी लेंथ ले लो, कितना भी उसकी रेडियस ले लो, यानी उसकी विड्थ ले लो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, रजिस्टिविटी एक पर्टिकुलर मटेरियल की होती है और रजिस्टेंस एक कंडक्टर का होता है कि लेंथ कितनी है, उसका एरिया कितना है, वो डिपेंड करेगा आपके रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और इसमें रजिस्टिविटी का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो अब देखा जाए तो मटेरियल का ही नेचर हो गया कि फिक्स्ड है उसकी रजिस्टिविटी। तो तीसरा पॉइंट हो जाता है आपका ये, और ये कैसे डिपेंड करता है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ से तीन फैक्टर तो आपको मिल गए, एक तो रॉ हो गया रजिस्टिविटी जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एल के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब चौथा फैक्टर क्या है, तो चौथा फैक्टर है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर के साथ भी रेजिस्टेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। टेम्परेचर जितना आप किसी कंडक्टर का इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस उसका उतना ही ज़्यादा होता जाता है। तो ये चार फैक्टर है जिन पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर कोई वायर बहुत थिक है और एक वायर बहुत थिन है, तो बताइए रजिस्टिविटी किसकी, रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, थिक का या थिन का, किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सोचिए। अब देख लीजिए आप, थिक वायर की बात हो रही है, मोटाई काफ़ी ज़्यादा है, थिकनेस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। जब वायर बहुत थिन है यानी रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम ये पूछा जाए हमसे कि थिक वायर और एक थिन वायर है, करंट किस में ज़्यादा फ्लो होगी, तो वो कैसे बताओगे, तो वो भी देखो अभी हमने पढ़ा था R प्रोपोर्शनल 1/I। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगी। यानी क्या समझ में आया, जितना मोटा वायर आप लोगे कोई भी, करंट उतनी ही ज़्यादा फ्लो होगी, और जितना पतला वायर आप लोगे करंट उतनी ही कम फ्लो होगी। थिकनेस ज़्यादा होगी तो करंट ज़्यादा होगी। ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई। अब इस एक फॉर्मूले पे आपके कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो हम इस सारे टॉपिक्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो पूरा एक लेक्चर लेंगे हम न्यूमेरिकल्स पे, बट फिर भी मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी हम वहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे। तो देखिए क्या बनता है न्यूमेरिकल, आपको ये दिया जाएगा कि आपको एक कोई भी मटेरियल दे दिया, उसका रेजिस्टेंस जैसे आपको बोल दिया जाए, मान लो इफ
resistance of a wire is 4 ohm when length of wire is doubled, what will be the new resistance? अगर कोई वायर आपको दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस आपको जैसे दे दिया इन्होंने 4 ओम। अब बोला गया है कि वायर की जो लेंथ थी वो पहले कितनी थी, एल थी। ऑब्वियस है, अगर हम एल एज्यूम कर लेते हैं तो उसकी लेंथ अगर हमने एल मान ली और एरिया ए मान लिया तो रेजिस्टेंस 4 था। तो इस फॉर्मूले के लिए इस कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा, जो पहला वायर था उसकी लेंथ एल एज्यूम कर ली, एरिया ए एज्यूम कर लिया और रेजिस्टेंस आपको 4 ओम दिया है। उस कंडीशन में ये फॉर्मूला फुलफिल होता है और आर की जगह कितना आ जाएगा, 4। रेजिस्टेंस 4 है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी। अब न्यू कंडीशन में क्या करा है, रेजिस्टेंस तो आपको निकालना है, आर डैश बता देते हैं इसको हम, ये हमें कैलकुलेट करना है। लेंथ उन्होंने बोला डबल कर दी यानी 2L हो गई और एरिया पे कोई इफेक्ट दिखाया ही नहीं है तो एरिया वही है। आप फॉर्मूला बनाएंगे तो आर की जगह क्या होगा, देखो आर डैश, अब जो रेजिस्टेंस है वो आर डैश है आपका, इज इक्वल टू रो आपका वही रहेगा क्योंकि उसने कहीं नहीं आपको मेंशन करा कि मटेरियल चेंज हुआ है और एक मटेरियल जब तक रहेगा उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। तो रो एज इट इज़, लेंथ डबल हो गई है और एरिया आपका एज इट इज़ है। क्या करिए, दोनों को कंपेयर कर लो। तो क्या करें, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1 कर लीजिए। ये अपॉन में आएगा, ये वैल्यू रेसिप्रोकल कर देते हैं हम इसको, यहाँ पे अपॉन में आके रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, रो कैंसिल, एल से एल कैंसिल, क्या क्या बचा आपके पास, आर डैश अपॉन 4 इज इक्वल टू सिर्फ आपका 2 बच रहा है, देखो और कुछ नहीं है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर डैश कितना हो जाएगा आपके पास, 4 × 2 ओम यानी 8 ओम। तो ऐसे आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से हम लास्ट में एक साथ न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, तब कर लेंगे न्यूमेरिकल्स। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए क्या है नेक्स्ट टॉपिक, रेजिस्टिविटी के ही बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 पॉइंट्स। जस्ट अभी रेजिस्टिविटी पढ़ी आपने, तो देखिए रेजिस्टिविटी जो है उसकी कुछ प्रैक्टिकली हम एडवांटेजेस है, जैसे कि जो हमारे कॉपर और एल्युमिनियम के वायर होते हैं, इनका यूज़ होता है किसमें, ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन मतलब जैसे पावर हाउसेज होते हैं, वहाँ से हमारे घरों तक सप्लाई आती है, तो जो वायर बने होते हैं वो कॉपर या एल्युमिनियम के होते हैं, तो उसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजिशन। तो देखिए कॉपर एल्युमिनियम वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ड्यू टू, क्यों होता है इन्हीं वायर का यूज, ड्यू टू लो रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, रेजिस्टिविटी कम हो गई तो करंट ज़्यादा फ्लो होगी। तो इन वायर्स का अगर हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए तो ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे ये, तो इसीलिए इनका यूज़ होता है। फर्स्ट ये एप्लीकेशन है इसका, आपके एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, इसका रीज़न ही पूछा गया है क्यों होता है इनका यूज़। ऐसे हमारा सेकेंड हो सकता है, देखो जो आपके एलॉय होते हैं, क्या होते हैं एलॉयज़, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल और नॉन मेटल, 2 मेटल हो सकती है, 3 मेटल हो सकती है, मेटल और नॉन मेटल हो सकती है, इनको मिक्स करने से आपके एलॉय बनते हैं। तो जो एलॉय होते हैं उनका यूज़ होता है इन
हीटिंग डिवाइसेस। हीटिंग डिवाइसेस कौन सी होती है? देखिए, हीटिंग डिवाइसेस वो होती हैं जो लगातार करंट फ्लो होने पर हीटअप हो जाती है। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आयरन है, इलेक्ट्रिक हीटर है, टोस्टर है, ये सारे हमारी हीटिंग डिवाइसेस होती हैं। तो इन हीटिंग डिवाइसेस में एलॉयज़ का यूज़ होता है। कभी भी आप प्योर आयरन, प्योर कोई मेटल या प्योर नॉन मेटल तो वैसे भी यूज़ नहीं, क्योंकि कंडक्टर नहीं होती, तो प्योर मेटल का कभी यूज़ नहीं होता है, बल्कि एलॉयज़ का यूज़ होता है। जैसे आपके बल्ब के अंदर टंगस्टन का वायर होता है, आपके हीटर के अंदर नाइक्रोम का वायर होता है, ये सारे एलॉयज़ हैं। इनका यूज़ क्यों होता है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड करनी होती है, और बहुत ज़्यादा करंट प्रोवाइड होने पर इनके टूटने के चांसेस होते हैं, बहुत जल्दी ये टूट सकती है, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो इनका यूज़ एलॉयज़ का इसलिए होता है बिकॉज दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी। हाई रेजिस्टिविटी होने के कारण बहुत ज़्यादा इनको अगर करंट मिल भी जाती है तो भी ये एकदम से रेडिली ब्रेक नहीं होते, हीटअप नहीं होते, जलते नहीं हैं इतनी जल्दी वायर, बहुत लंबे टाइम तक। एलॉयज़ का यूज़ होता है क्योंकि एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी बहुत ही हाई होती है। तो ये आपके रेजिस्टिविटी के लिए थे कुछ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, अब उनका हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे। देखिए कॉम्बिनेशंस क्या है, आप अगर आपको रेजिस्टेंस दिए जाएं 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, तो आप उन्हें कनेक्ट कैसे करोगे एक ही सर्किट के अंदर? वही है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किन तरीकों से आप कनेक्ट कर सकते हो उन्हें? तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखिए 2 टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। फर्स्ट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और सेकंड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखो रेजिस्टेंस का सिंबल अभी जस्ट आप पढ़ ही चुके हो, ये होता है। अगर इन रेजिस्टेंसेस को इस तरीके से कनेक्ट कर दें हम 1 बाय 1, ऐसे कई सारे और आगे तक, तो इस तरीके से जब आपके रेजिस्टेंस जो हैं वो अटैच होते हैं किसी एक ही सर्किट में, तो इसे ही आप कहते हो सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में है 1 बाय 1, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन को आपको डिफाइन करना है कि क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो आप क्या बताओगे? तो आप ये बताओगे, इफ एंड पॉइंट ऑफ वन रजिस्टर, इसका एंड पॉइंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर रजिस्टर, एक का एंड पॉइंट हो और दूसरे का वही स्टार्टिंग पॉइंट हो। अगर इस तरीके से हमारे रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हो जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंडिंग पॉइंट ऑफ वन रजिस्टर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड रजिस्टर, एंडिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड रजिस्टर इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड रजिस्टर एंड सो ऑन। तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया? हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। आगे हमें वही करना है, बैटरी लगा दो, की लगा दो, बात खत्म। बैटरी या सेल जो भी आपको लगाना है, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक चीज़ और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपका आता है ना रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पे, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्या है वो? जब भी सीरीज में आपके रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे, हमेशा ध्यान रखना करंट रिमेन सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। मैंने जो सिंबल लिख दिए हैं इनके, पूरा नाम नहीं लिखा। करंट यानी आई, पोटेंशियल डिफरेंस वी। तो करंट सेम रहेगी। अगर ये रेजिस्टेंस आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, तो इसमें अगर आई करंट है, इसमें भी आई होगी, इसमें भी आई होगी। यानी सीरीज में रेजिस्टेंस वो करंट सेम रहती है, वोल्टेज सब पे डिफरेंट होता है। इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज डिफरेंट होगा। अगर ये टोटल वोल्टेज मान लीजिए जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है वो V है, तो हो सकता है इस पे V1 हो, इस पे V2 हो और इस पे V3 हो। लेकिन पूरे सर्किट की करंट अगर I है तो इन तीनों पे ही करंट जो जाएगी वो I ही रहेगी। तो इसी बेसिस पे
हम कैलकुलेट करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? एक वो रेजिस्टेंस जो इन तीनों को रिप्लेस कर दे, यानी इन तीनों को हटाओ और एक रेजिस्टेंस लगाओ, सेम तीनों का काम वो अकेला कर दे, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये डेरिवेशन कई बार आ जाता है, तो समझ लीजिए इसे। क्या करना है आपको? सिंपली जो डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है इन तीनों में? वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज सर्किट की कितनी होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट कितनी होगी? V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। N होते तो N तक चले जाते, 2 हैं तो 2 ले लेंगे, जितने भी है वो सब ऐड कर देने। अब बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से क्या करेंगे? V इज इक्वल टू क्या होता है? देखो IR। अब V1 की बात करते हैं तो V1 ये है हमारा, यहाँ पे करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो IR की जगह क्या लिखेंगे? IR1। ऐसे ही V2 का क्या हो जाएगा? देखो I तो सेम रहेगा, R2 आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ऐसे ही थर्ड में करंट I ही है, रेजिस्टेंस R3 है। तीनों से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? I कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचता है R1 प्लस R2 प्लस R3। I से आपका I कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये जो R आया आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। R इक्विवेलेंट यानी इन तीनों के इक्विवेलेंट, इन तीनों के बराबर एक अकेला रेजिस्टेंस। कई जगह इसको RS भी लिख दिया जाता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। कंफ्यूज नहीं होना है, RS हो या R इक्विवेलेंट, ये हो गया। कई बार ये प्रूफ करवा लिया जाता है, प्रूफ दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज दिस। तो आपको जस्ट ये 4-5 लाइन का ही करना है। ओके, अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, सेकंड। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होंगे देखिए। पैरेलल क्या होती है? मैथ्स में आपने पढ़ी होगी पैरेलल लाइंस, बिल्कुल वैसे ही आपको अरेंज करना है। पैरेलल मतलब जिनके बीच गैप सेम रहे। तो आप देख सकते हो हमारे 3 रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2, R3। तीनों पैरेलल हैं, तीनों के बीच जो है गैप इक्विवेलेंट बिल्कुल सेम है। आगे आप सर्किट लगा दीजिए। ये आपकी की हो गई, ये हो गया आपका, ये V वोल्ट हो गया, ये की हो गई। अब देखिए करंट की सर्किट, करंट जो है सर्किट में वो I है, वोल्टेज पूरे सर्किट का V है। अब इसमें ये चीज़ उल्टी होती है, I जो है वो डिफरेंट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स कांस्टेंट बट करंट इज डिफरेंट। करंट डिफरेंट होगी, यानी अगर यहाँ से I करंट जा रही है तो इसमें I1 जाएगी, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, I2 और I3। ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी, यहाँ पे आके तीनों फिर से मिलेंगे और अगेन हमारी I हो जाएगी। और अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इन तीनों का ही पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होगा आपका? V। सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तीनों का, चाहे इस पे कैलकुलेट करो, चाहे इस पे करो, चाहे इस पे करो, पोटेंशियल सेम रहेगा। तो जस्ट उल्टा हो गया, पोटेंशियल सेम एंड करंट डिफरेंट। तो डेरिवेशन की बात करते हैं, तो डेरिवेशन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे करंट डिफरेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? करंट। तो I किसके बराबर होगी? इन तीनों करंट के सम के। तो I1, I2, I3। अगेन बाय यूजिंग ओम्स लॉ, I की वैल्यू क्या होगी? अब V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो V अपॉन R। अब V तो सेम है, R अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो वैल्यू पुट कर दो I की, यहाँ से V अपॉन R, तो ये तो हो गई यहाँ से V अपॉन R। यहाँ पे करंट वोल्टेज वही V रहेगी, रेजिस्टेंस आपका R1 हो जाएगा।
रजिस्टेंस R2 हो जाएगा एंड रजिस्टेंस R3 हो जाएगा। अब कॉमन, फिर वही प्रोसेसिंग सेम है आपकी, बस यहाँ पे V I की जगह V हो गया है, V कॉमन आ गया। V से V आपका कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ये आपके R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई, जिसे कई बार RP भी लिख दिया जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि ये फॉर्मूला सही लगा देते हैं, वैल्यूज़ निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको सॉल्व करा और आपका आया 2/3, तो उसको वो 2/3 ही छोड़ देते हैं। अब ये सोचिए आप कि ये तो 1/R इक्विवेलेंट आया है ना, आपको तो R इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको रेसिप्रोकल भी तो करो, वो करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, और यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाती है। तो ज़रूर ध्यान रखना है कि R इक्विवेलेंट जो है वो इस पूरे को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसका आपको रेसिप्रोकल भी करना है। और अगर आप रेसिप्रोकल करना थोड़ा ये सोचते हो, इग्नोर करना चाहते हो, तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर लो, देखो आप एलसीएम लोगे, R1 R2 R3, ऊपर आपके सम आएगा इनका, बाद में इसे रेसिप्रोकल करना है। इसकी बजाय आप क्या करो, सीधा फॉर्मूला ध्यान रख लो। क्या कर लो कि आपको जितने भी रेजिस्टेंस दिए गए हैं, 2 हैं तो 2 लेने हैं, 3 हैं तो 3 लेने हैं, ऊपर उनका मल्टीप्लिकेशन करना है, नीचे उनका सम करना है। ये आप ध्यान रख लीजिए। क्या करना है, जितने भी आपको रेजिस्टेंस दिए गए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऊपर लिख दो और ऐड करके नीचे लिख दो। ये आपका R इक्विवेलेंट हो जाएगा। कोई रेसिप्रोकल करने की हेडक लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो ये आपका पैरेलल का भी हो गया है। अब इन पे न्यूमेरिकल्स बहुत हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर है, और इसके अलावा जो आपकी एग्जाम्पलर्स हैं उनके अंदर है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो 1-2 टॉपिक और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में वो पहले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, देन हम इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टडी करते रहिए, मस्त रहिए।